राजवीर सबसे पहले वरदान के पास गया और उनका आशीर्वाद लेने लगा, लेकिन रूही ने आशीर्वाद नहीं लिया। राजवीर ने रूही की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर वरदान के पैरों पर झुका दिया। रूही को राजवीर की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल वह जानती थी अगर उसने गुस्सा किया तो उसके चाचा उसे ही डटेंगे। रूही राजवीर दोनों ने फिर वरदान से आशीर्वाद लिया। वरदान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अंडरस्को, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा एक दूसरे को समझो, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करो, तुम दोनों का साथ साथ जन्म तक बना रहे। रूही राजवीर फिर हर्षवर्धन के पास गई। झुकने को हुआ, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को, हमारे घर के जमाई पैर नहीं छूते। फिर उन्होंने रूही को देखकर कहा, और बेटियों से नहीं है। अब आगे राजवीर फिर हीर के पास आया और हीर के पैर छूने लगा। कदम पीछे हटकर बोली, अंडरस्को, राजीव भैया ऐसा मत कीजिए, मेरे पैर मत चढ़ाए, अगर पीहू की डैडी आपसे प्यार नहीं छुआ रहे तो भला मैं कैसे छुआ सकती हूँ। इस पर राजवीर बोला, अंडरस्को, तो क्या हमें कोई आशीर्वाद नहीं देगा। हीर बोली, अंडरस्को, आशीर्वाद देने के लिए पैर छूना जरूरी नहीं है। फिर हीर को देखकर कहा, अंडरस्को, विदाई की तैयारी करो। राजवीर रूही को लेकर अपने घर। इस पर राजवीर ने कहा, चाचू आप समझ नहीं रहे, वो हंसा है, मैं तो कब से यही रह रहा हूँ, वो घर भी बहुत गंदा पड़ा होगा, पहले उस घर को जाकर साफ करना होगा, तभी तो मैं वहाँ रूही को ले जा सकता हूँ। इस पर राज हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, तुम अपनी बीवी को उस छोटी सी घर में ही लेकर जाओगे और तुम्हारी बीवी उस घर को साफ करेगी और फिर तुम्हारे लिए खाना। आज से रूही अपनी बीवी जिम्मेदार, बहुत लग्जरी लाइफ। आप जरा रियलिटी में वापस आए और कैसे घर संभालते हैं। इस पर राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्को, चाचू बस कर दीजिए ना, आप तो रूही के पीछे ही पड़ गए, अभी वह छोटी है, आ जाएगी उसे अकल। इस पर पैंथर ने चुटकी लेते हुए कहा, अंडरस्को, राजवीर अभी से अपनी बीवी की साइड ले रहा है, क्या बात है। हर्षवर्धन ने सारे भाइयों की तरफ देखा तो सारे भाइयों ने पैंथर की तरफ उंगली कर दी, जैसे कहना चाहते हुए ये सारी बातें पैंथर ने बोली है। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, देखो राजवीर, हमने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दी है, अब तुम इसे घर लेकर जाओगे, यही रस्म है। रूही रहेगी, रूही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएगी, वो घर छोटा हो अभी अपने घर की जिम्मेदारी निभाएगी, एक निपुण बीवी की तुम्हारे परिवार की इज्जत को संभालेगी। हर्षवर्धन की बातें सुनकर का रोना, मैंने भी नहीं सोचा था कि वह घर से भाग जाएगी और ऐसे न होकर राजवीर और अब उसे राजवीर की छोटी सी घर में एडजस्ट। रूही के लिए बहुत बड़ा रूही की विदाई हो, रूही के हाथ में से पीछे फेंकना था, पीछे हीर और अल्लाह फैलाई खड़ी थी, तो रूही फैलने में आकर गिर जाए। जोर जोर से चिल्लाई, रूही की हालत भी अंदर हंसने की हिम्मत कि एक तो रूही विदाई हो और दूसरा सब चाचू से डर रहे थे। रूही इतनी जोर जोर से चावल फेंक रही थी कि एक चावल जाकर हर्षवर्धन की आंख पर गिरा। हर्षवर्धन ने अपनी आंख पर हाथ रख, अंडरस्को, इतना है इसे, इतना है, ये समझ नहीं रही कि मैं इसके साथ क्या है, राजवीर के साथ रहेगी, इसने मेरी आंख भी फोड़ दी। रूही को बेशक गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त इमोशनल हो गई, आखिर जो भी था वो आज अपने घर को छोड़ रही थी। सारे भाइयों ने मिलकर रूही को गाड़ी में बिठाया। शिवाय रूही के पास आकर बोला, अंडरस्को, रूही चाचू ने तुम्हारे साथ नहीं सीनियर के साथ भी बहुत गलत किया है, पर तुम्हें बताओ, तुम्हें सीनियर से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता था। रूही को शिवाय की बात पर गुस्सा आ रहा था, उसने मुंह फेर लिया। शिवाय ने नमी गर्दन हिलाई और चला गया। फिर दिव्यांश आया। दिव्यांश ने रूही से कहा, अंडरस्को, रूही चाचू का डिसीजन गलत नहीं है, अब से लाख गुना अच्छा है राजवीर। सच बताऊं तो जब मैंने राजवीर को देखा था तो यही सोचता था कि काश तुम्हारी शादी राजवीर से हो जाए, और देखो तुम्हारी शादी सच में राजवीर से हो गई। राजवीर सच में बहुत सोचा हुआ लड़का है, तुम हमेशा इसके साथ खुश रहोगी। अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देना, राजवीर को समझने की कोशिश करना। रूही अभी कुछ नहीं बोली, वो बस दिव्यांश को, फिर उसने आज आया देखकर बोली, तो आप तुम लेने आए हो। इस पर विराज चंद देने, लेकिन चाचू जो करते हैं तो सोचकर ही तुम्हारी चीजों से की जीजू खराब हो गया। अंडरस्को, बस करो विराज, कोई जीजू वेजू नहीं है। रूही की बात सुनकर विराज ने तो सिर पर हाथ, जैसे खुद से कह रहा हो, अंडरस्को, ये लड़की कभी नहीं। आखिर में हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन ने रूही के सिर पर हाथ रख, अंडरस्को, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो और राजवीर को समझने की कोशिश करो। रूही, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम समझ रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन एक दिन तुम खुद मुझे आकर कहोगी कि मैंने तुम्हारी शादी राजवीर से करके अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। तुम राजवीर के साथ खुश रहोगी, तुम्हें अपने रिश्ते को वक्त देना होगा। रूही रोते रोते बोली, चाचू, अंडरस्को, मैं मेंशन कभी नहीं आऊंगी, आप लोगों को मैं बहुत बुरी लगती हूँ ना, आप लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बिगड़ी हुई और घमंडी लड़की हूँ, तो अब मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। इस पर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने राजवीर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, राजवीर को ऐसे पगफेरे की रस्म के लिए ले आना। इस पर राजवीर ने दोनों हाथ हल्के से हवा में फैलाए और फिर अपनी थाई पर रखकर कहा, अंडरस्को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा चाचू आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो तो ले आऊंगा। सारे भाइयों ने रूही की गाड़ी को हल्का सा धक्का लगाया और थोड़ी देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। शिवाय गुस्से में मेंशन के अंदर जाने लगा तो हर्षवर्धन ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, अंडरस्को, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है। शिवाय हल्ले गुस्से में बोला, अंडरस्को, मैं कुछ कहूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे छोड़िए, मुझे नींद आ रही है, सोना है।
हर्षवर्धन ने शिवाय को अपनी तरफ घुमाया और फिर पूछा, अंडरस्कोप, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है? मैंने जो किया वह बिल्कुल ठीक किया। राजवीर सच में अच्छा लड़का है और मेच्योर समझदार भी। रूही उसके साथ खुश रहेगी। शिवाय मुंह फुलाकर बोला, अंडरस्कोप, बात रूही की नहीं सीनियर की है। आपने सीनियर के साथ अच्छा नहीं किया। आप ये जानते हैं कि सीनियर कितना सुलझा हुआ है और अपनी रूही जैसी कॉम्प्लिकेटेड लड़की को उसके गले में बांध दिया। इस पर हर्षवर्धन बोला, अंडरस्कोप, मैं तुम सबको बताना नहीं चाहता लेकिन राजवीर कहीं ना कहीं रूही को पसंद करता है। ये सुनकर सब हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगे। हर्षवर्धन फिर बोला, अंडरस्कोप, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आएगा लेकिन मैंने राजवीर की आंखों में रूही के लिए प्यार देखा है। हर्षवर्धन अपनी बात को समझाते हुए फिर बोला, अंडरस्कोप, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं रूही को डांट रहा था तब तुम में से कोई नहीं बोला लेकिन राजवीर कंटिन्यू रूही को मेरी डांट से बचा रहा था। चलो इस बात की भी जाने देते हैं, सोच लेते हैं कि राजवीर अपनी आदत से मजबूर होकर अच्छा काम कर रहा था। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोप, दिव्यांश, तुम्हें याद है जब हम पुलिस स्टेशन गए थे तब रूही ने राजवीर की थाई पर सिर रखा हुआ था और राजवीर बड़े प्यार से उसका सहला रहा था। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी क्योंकि हर्षवर्धन बिल्कुल ठीक कह रहा था। हर्षवर्धन ने फिर कहा, अंडरस्कोप, राजवीर के साथ मैंने गलत नहीं किया बल्कि राजवीर को उसका प्यार दे दिया। अब उस प्यार को संभालने का काम राजवीर का है। रही बात रूही की, रूही को जब अभय की सच्चाई का पता चलेगा तो वह अपने आप ही राजवीर से प्यार करने लगेगी। राजवीर तो है ही इतना अच्छा, कोई भी उसे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। अब तुम रूही और राजवीर की टेंशन लेना बंद करो और जाकर आराम कर लो। धीरे धीरे सब चले गए। शौर्य और वरदान भी इजाजत लेकर वहां से चले गए लेकिन शिवाय अभी हर्षवर्धन के पास ही था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्कोप, जाओ, तुम्हारी छुई हुई तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस पर शिवाय ने कहा, अंडरस्कोप, लेकिन मैं आपसे अभी नाराज हूँ। हर्षवर्धन ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्कोप, मैंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी, तुम अब भी नाराज हो। इस पर शिवाय ने कहा, अंडरस्कोप, आप बात बात पर मरने की बात क्यों करते हैं? हर्षवर्धन को समझ आया कि शिवाय उससे गुस्सा क्यों था। हर्षवर्धन ने अब हल्का सा मुस्कुराकर शिवाय को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, अंडरस्कोप, तू मेरा बच्चा इसलिए मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने गुस्से में मरने की बात कही। शिवाय ने भी अपनी बाहें कसते हुए कहा, अंडरस्कोप, चाचू, एक बात याद रखना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आपको कुछ हो उससे पहले भगवान मुझे मौत दे दे। माँ पापा के जाने के बाद मैं आप में ही पापा और माँ दोनों को देखता हूँ। आप ऐसी बात मत किया कीजिए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। शिवाय के कन्फेशन सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्कोप, अच्छा जाओ आराम कर लो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। ऐसी बातें तो दिव्यांश के मुंह से ही अच्छी लगती है। शिवाय ने अपने बालों में हाथ मारकर कहा, अंडरस्कोप, चाचू, तभी तो मैं सबके जाने का इंतजार कर रहा था। सबके सामने तो मैं इतने भारी डायलॉग मार नहीं सकता। इस पर हर्षवर्धन हंसने लगा। दोनों ने एक दूसरे को एक प्यारी सी मुस्कान पास की और अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ रूही राजवीर गाड़ी में बैठे हुए थे। रूही खिड़की के बाहर देख रही थी और रो रही थी। राजवीर ने एक बार भी रूही को चुप करवाने की नहीं सोची। राजवीर जानता था अगर वह रूही को चुप करवाएगा तो रूही अपना गुस्सा उस पर ही निकलेगी। राजवीर को भी जितना गुस्सा आना था उसने सारा गुस्सा मेंशन में निकाल दिया। राजवीर फिर से क्यूट सा राजवीर बन गया जिसे गुस्सा कम आता था। यूं ही सुबहते सुबहते 1 घंटा हो गया था। सूरज देवता भी धरती पर अपनी रोशनी छोड़ने लगे थे। राजवीर ने सूरज को देखकर प्रणाम किया। यूं राजवीर को देखकर मन ही मन कह रही थी, कितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कितना शरीफ है ये। कितने आराम से चाचू की बात मान ली, लेकिन मैंने इसे परेशान ना कर दिया तो मेरा नाम भी रूही रघुवंशी नहीं। यूं राजवीर की गाड़ी एक घर के बाहर रुकी। रूही को समझते देर नहीं लगी कि वह राजवीर का घर है। बाहर से देखने से घर इतना बुरा भी नहीं था। राजवीर गाड़ी से उतरा, फिर उसने रूही की साइड का गेट खोला। रूही ने मुंह फुलाकर बाहर उतर गई। राजवीर ने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्कोप, रूही यही मेरा घर है। रघुवंशी मैंशन जितना बड़ा तो नहीं है लेकिन 2 जनों के लिए छोटा भी नहीं है। रूही का राजवीर से लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था तो राजवीर के साथ घर के में गेट तक पहुंच गई। राजवीर ने पलटकर ड्राइवर से कहा, अंडरस्कोप, तुम जा सकते हो। ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। रूही ने जैसे ही अपना पहला कदम उठाया और घर के अंदर आने लगी, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोप, रुको, रूही दुल्हन घर में ऐसे प्रवेश नहीं करती। रूही ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्कोप, तुम कैसे प्रवेश करती है? राजवीर आराम से बोला, अंडरस्कोप, देखो, मैं जानता हूँ चाचू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया लेकिन हम ट्रेडिशनल को इग्नोर नहीं कर सकते। इस पर रूही ने कहा, अंडरस्कोप, कौन सा ट्रेडिशनल? जैसे मेरी शादी हुई है वैसे तो मुझे दुख कर मर जाना चाहिए लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इस समय खड़ी हुई हूँ। इतना कहकर रूही ने राजवीर की बात नहीं सुनी और घर के अंदर आ गई। राजवीर के घर में 2 कमरे थे। एक छोटा सा हॉल था, ओपन किचन। घर बिल्कुल भी साफ नहीं था क्योंकि राजवीर उस घर में आता ही नहीं था। राजवीर के माँ बाप गाँव में उसके छोटे भाई के साथ रहते थे। रूही अपना लहंगा उठाकर राजवीर का घर को देख रही थी जैसे कितनी गंदी चीज देख रही हो। रूही ने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना गंदा घर नहीं देखा था। पूरे घर धूल से भरा हुआ था, सोफा भी धूल से ढका हुआ था। रूही दांत पीसकर राजवीर की तरफ देखकर बोली, अंडरस्कोप, मैं कहाँ बैठूं? मैं बहुत थक गई हूँ। राजवीर अपनी अच्छाई से मजबूर होकर बोला, 2 मिनट रुको, मैं साफ कर देता हूँ। राजवीर के हाथ में जो फूल माला थी उसने वह साइड में रखी और एक कमरे में चला गया। करीब 20 मिनट बाद राजवीर कमरे से बाहर आया। राजवीर का कोट पूरी तरह से धूल में खराब हो चुका था। राजवीर ने फिर रूही को देखकर कहा, अंडरस्कोप, मैंने ये कमरा साफ कर दिया है, तुम जाकर आराम कर लो। रूही पैर पटक कर उसे कमरे में चली गई और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। राजवीर ने फिर अपना कोट निकाला और दूसरे कमरे में चला गया। रूही कमरे में आते ही बेड पर पसर गई लेकिन रूही को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार रात की बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद रूही ने लहंगे में खुद को बहुत भारीपन महसूस किया। वही करीब हुआ, उसने कपड़े खोलकर देखा तो उसमें राजवीर की 2-3 शर्ट थी। रूही ने एक शर्ट निकली और चेंज करके वो शर्ट पहन ली और फिर बेड पर आ गई। रूही बेड पर लेते ही सो गई।
दूसरी तरफ राजवीर पूरे घर की सफाई कर रहा था। वह जानता था रूही इस घर की सफाई बिल्कुल नहीं करेगी और ना ही वो इतने गंदे घर में रहना पसंद करेगी। राजवीर रूही के दिल की हालत समझ रहा था। एक ही दिन में उसका दिल टूट गया और फिर एक ही दिन में उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसे वह नफरत करे ना करे लेकिन प्यार तो बिल्कुल नहीं करती। रूही पूरे दिन सोई और राजवीर ने पूरा दिन अपने घर की सफाई की। सफाई करने के बाद राजवीर नहाने चला गया और फिर अपने घर के छोटे से मंदिर में दिया जोड़ा। फिर वापस से आकर रूही के लिए डिनर बनाने लगा। रात के करीब 7 बजे रूही की आंख खुली। उसने अंगड़ाई खोली और उसे फिर से वो सब याद आ गया। रूही का मुंह बन गया। रूही उठकर बाहर आई तो उसने राजवीर को बिना शर्ट के खाना बनाते हुए देखा। रूही की आंखें तो कुछ सेकंड के लिए राजवीर पर टिक गई। राजवीर की बॉडी सच में मॉडल जैसी थी। थोड़ी देर राजवीर को निहारने के बाद रूही ने मुंह फुलाकर अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली और फिर खुद से ही बोली, अंडरस्कोर इसे मत देख रूही, इसने तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजवीर की नजर रूही पर पड़ी तो राजवीर ने कहा, अंडरस्कोर रूही फ्रेश हो जाओ, डिनर रेडी है। रूही बोली, अंडरस्कोर मेरे पास कपड़े नहीं है। राजवीर डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाता हुआ बोला, अंडरस्कोर आज एडजस्ट कर लूं, कल मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज कर दूंगा। रूही हैरानी से बोली, अंडरस्कोर एडजस्ट कर लो, तुम्हें पता भी है एक लड़की को कितने सारे कपड़े चाहिए होते हैं, मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ, ये तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है, मैं ऐसे नहीं पहन सकती, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। राजवीर ने बाउल डाइनिंग टेबल पर रखा और रूही के पास आया और बिल्कुल उसके पास आकर बोला, अंडरस्कोर मुझे मत बताओ कि लड़कियों को कितने कपड़े चाहिए और कितने नहीं, इतना शरीफ भी नहीं हूँ, समझी? और रही बात की तुम एडजस्ट नहीं कर सकती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब इस टाइम में तुम्हारे कपड़े अरेंज नहीं कर सकता। रूही पैर पटक कर फिर से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रूही वापस से दूसरी शर्ट पहन कर आई। रूही नहा ली थी और नहाकर ही बाहर आई थी। रूही ने फिर पूरे घर को देखा, पूरा घर साफ सुथरा लग रहा था। उस घर को देखकर रूही के मन को थोड़ी सी खुशी हुई। सच में वो घर छोटा था लेकिन था बहुत खूबसूरत। रूही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राजवीर ने रूही को डिनर सर्व कर दिया। रूही खाना खाने लगी। राजवीर ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। राजवीर अकेला रहता था इसलिए उसने खाना बनाना सीख लिया था, जबकि रूही को तो सलाद काटने भी नहीं आती थी। डिनर करने के बाद रूही फिर से अपने कमरे में चली गई। राजवीर ने फिर सारी क्रोकरी साफ की, पूरा किचन साफ किया, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। राजवीर ने आंखें बंद की तो उसे कल रात की बातें याद आने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई क्योंकि उसे बार-बार रूही का उसे मिलना कहना और राजवीर का उसे चटोरी बिल्ली कहना याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कैसे रूही बार-बार उसकी बाजू पकड़ रही थी और यह सब सोचते-सोचते राजवीर खुश होकर सो गया। दूसरी तरफ रूही पूरा दिन सोई थी इसलिए उसे नींद नहीं आई। अचानक ही रूही ने अपना सेल फोन निकाला और उसमें कुछ टाइप करने लगी। रूही अपने कमरे से निकली और उसने राजवीर का कमरा खोलकर देखा। राजवीर गहरी नींद में सो रहा था। एक तो राजवीर कल पूरी रात नहीं सोया, दूसरा उसने आज पूरा दिन काम किया था जिसके चलते वह थक गया था और इसीलिए वह बेसुध सो रहा था। रूही अपने कमरे में वापस आई। रूही ने अपने कमरे में आकर कबर्ड को छान मारा लेकिन उसे ढंग के कपड़े नहीं मिले। रूही ने फिर अपने लहंगे के नीचे जो जीन्स पहनी थी उसे लिया और राजवीर की शर्ट के नीचे कहा लिया। फिर उसने राजवीर की शर्ट की नोट बांध दी। फिर मिरर में देखकर अपने बाल ठीक किए। इस टाइम रूही उन कपड़ों में ठीक ठाक लग रही थी। रूही फिर राजवीर के कमरे में गई। उसने राजवीर की पॉकेट टटोली तो उसमें उसे कुछ पैसे मिल गए। रूही ने वह पैसे ले लिए और कमरे से बाहर आ गई। देने वाली हरकतें शुरू कर दी। रूही राजवीर की जेब टटोलने लगी। रूही फिर अपने कमरे में वापस आई। रूही अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाने लगी। फिर उसने मन ही मन कुछ डिसाइड किया की। रूही फिर से अपने कमरे से निकलकर राजवीर के कमरे में गई और फिर मन ही मन बोली, अंडरस्कोर सॉरी राजवीर, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं इन सब से दूर जा रही हूँ। रूही राजवीर के घर से चुपचाप निकल गई। थोड़ी देर में एक कैब वहां आई। रूही उसमें बैठकर चली गई। रूही सीधा एयरपोर्ट पहुंची। रूही का पासपोर्ट उसके पास नहीं था इसलिए वो इंटरनेशनल फ्लाइट तो नहीं ले सकती थी, लेकिन उसने इमरजेंसी में मुंबई की एक टिकट बुक कर ली। रूही ने मुंबई में रहने वाली अपनी एक फ्रेंड से बात कर ली जिसने उसे मुंबई आने के लिए इनवाइट भी कर दिया और रूही इस वक्त इन सबसे भाग जाना चाहती थी इसलिए उसने मुंबई जाने का फैसला किया। रघुवंशी मेंशन। हर्षवर्धन बालकनी में पड़े हुए झूले पर लेटा हुआ था और उसने अपना सिर हीर की गोद में रखा हुआ था। हीर धीरे धीरे हर्षवर्धन के बालों को सहला रही थी और हल्के हल्के झूले को भी हिला रही थी। हर्षवर्धन ने आंखें बंद की हुई थी। हीर ने हर्षवर्धन का सिर सहलाते हुए पूछा, अंडरस्कोर रूही राजवीर भैया के साथ खुश तो रहेगी ना? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्कोर खुश नहीं, बहुत खुश रहेगी, बस उसे अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना होगा। राजवीर को समझना होगा अगर वह हकीकत में जीना सोचेगी तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन अपनी लग्जरी लाइफ से बाहर ही नहीं आएगी तो कुछ कह नहीं सकते। हीर ने फिर कहा, अंडरस्कोर सुनिए जी, रूही बहुत अच्छी लड़की है, आपने उसे राजवीर भैया के घर क्यों भेज दिया? वो यहाँ भी तो रह सकती थी, राजवीर भैया भी तो यहीं रहते हैं। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्कोर सुनिए जी, आप नहीं समझेंगी, रूही को एक बार तो राजवीर की दुनिया में रहकर ही आना चाहिए। अगर उसे हर चीज हाथ में मिलती रही तो वह कभी भी चीजों की कदर नहीं कर पाएगी। राजवीर और उसकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, उसे दोनों ही फर्क समझना होंगे, दोनों ही फर्क को बैलेंस करना होगा। उसे राजवीर की दुनिया में रहकर खुश रहना होगा। फिर से बोली, अंडरस्कोर ए जी, मुझे आपकी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती, बस इतना बता दीजिए, क्या रूही हमेशा के लिए अपनी हवाली जिंदगी छोड़ देगी? हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली पर चूमते हुए कहा, अंडरस्कोर ओ जी, रूही की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं राजवीर को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कह दूंगा, फिर धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी भी हमारी जैसी हो जाएगी। फिर बोली, अंडरस्कोर ए जी, आप सच कह रहे हैं ना? हर्षवर्धन अब उठ गया और उसने झोला रोककर हीर को भी गोद में उठा लिया और फिर कमरे में ले जाता हुआ बोला, अंडरस्कोर ओ जी, उन दोनों के बारे में मत सोचो, मेरे और अपने बारे में सोचो। हर्षवर्धन ने हीर को बैग पर लेटा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, अंडरस्कोर ओ जी, शादी में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। हीर ने अपने दोनों हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर कहा, अंडरस्कोर ए जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आप मुझे सच सच बताएंगे?